की थी, तो उसी मतलब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने की थी कि राज्य की सरकार, राज्य की सरकार, राज्य की सरकार। तो सबसे पहले हमने राज्य की सरकार में जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में चर्चा की थी। तो कल मैंने बताया था कि संविधान में कुल 22 भाग होते हैं, राज्य की सरकार का उल्लेख भाग 6 में है, और हमारे संविधान के अंदर कुल 395 अनुच्छेद हैं। यदि अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करें तो राज्य की सरकार का उल्लेख अनुच्छेद 152 से 237 तक उल्लेख है। तो राज्य की सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका। तो कार्यपालिका के अंदर क्या आता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता। और व्यवस्थापिका में आता है राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब विधानसभा व विधान परिषद। और न्यायपालिका में आता है राज्य न्यायालय, हाई कोर्ट। तो कल सबसे पहले हमने शुरुआत की थी राज्यपाल की, राज्यपाल। तो राज्यपाल के अंदर संविधान के अंदर जो उपबंध हैं उनके बारे में चर्चा की थी। तो सबसे पहले लिया था हमने आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153। तो इसमें बताया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन साथ संविधान संशोधन 1956 के तहत यह व्यवस्था जोड़ी गई कि जो राष्ट्रपति होता है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल पद पर भी नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 153, हाँ आर्टिकल 154 में बताया था कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा, वह अपने संविवेक के कार्यों को छोड़ करके बाकी समस्त कार्य राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। 155 के अंदर बताया था राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। 156 में बताया था राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। 157 में बताया था कि राज्यपाल के पद की योग्यता, तो संविधान में 2 योग्यताओं का उल्लेख है, भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 158 में बताया था कि राज्यपाल पद की शर्तें, कंडीशन, कि यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल का पद धारण कर लेगा तो उस पर कुछ शर्तें लागू होती हैं। तो पहली शर्त यह थी कि वो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा व राज्यसभा, किसी भी राज्य के विधानमंडल, विधान परिषद व विधान सभा का सदस्य नहीं होगा। दूसरी शर्त थी कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरी शर्त थी कि पागल, दिवालिया घोषित न हो। चौथी शर्त थी कि राज्य की संचित निधि से उसको मासिक वेतन दिया जाएगा, जो वर्तमान में प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन है। तो ये था आर्टिकल 158। इसके बाद में था आर्टिकल 159। तो आर्टिकल 159 में राज्यपाल पद की शपथ का उल्लेख है, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा तो अपना पद धारण करने से पहले उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उसको अपने पद की शपथ लेनी होगी। 160 में था कि राज्यपाल का पद यदि अकस्मात रूप से खाली हो जाए तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। वैसे साधारणतः राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो राज्यपाल के कर्तव्यों को किसी भी व्यक्ति को सौंप सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखें तो ज्यादातर राष्ट्रपति उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस पद को सौंपता है। फिर इसके बाद में चला था आर्टिकल 161। इसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख था। हाँ, तो अब देखते हैं कि हमारे राजस्थान के राज्यपाल, तो राजस्थान के राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं कि अभी तक राजस्थान में कुल कितने राज्यपाल बन चुके, प्रथम राज्यपाल कौन बना था, सबसे अधिक मतलब अवधि तक राज्यपाल कौन रहा था, महिला राज्यपाल कितनी बनी, कितनी मतलब कि कौन से राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन बना। हाँ देखो, एकीकरण के समय जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था 30 मार्च 1949 को, तब राजस्थान में राज्यपाल का पद नहीं था। तो उस समय राजस्थान में राज प्रमुख का पद था, राज प्रमुख, राज प्रमुख। हाँ, अब देखो राज प्रमुख का पद था 1949 में, तो 1949 में तो राज्यपाल पद नहीं था राजस्थान में। राज्यपाल के जितने भी कर्तव्य हैं वो कौन करता था? राज प्रमुख। तो राजस्थान का पहला राज प्रमुख किसको बनाया गया 1949 में? महाराजा, जयपुर के महाराजा थे, जयपुर के महाराजा मानसिंह दित्ते, मानसिंह दित्ते, जयपुर के महाराजा मानसिंह दित्ते, ये बने राजस्थान के प्रथम व अंतिम एकमात्र राज प्रमुख, क्योंकि एक ही व्यक्ति हैं जो राज प्रमुख बनने वाले हैं। तो ये 1949 में इन्होंने अपना पद धारण किया और 1956 तक अपने पद पर बने रहे, क्योंकि अब 1956 में क्या हुआ, हमारी संसद ने 7वां संविधान संशोधन किया और इसके तहत क्या व्यवस्था की गई कि जो रियासतों के एकीकरण से जो भी राज्य बने हैं
उन राज्यों में भी राज प्रमुख का पद समाप्त किया जाएगा और राज्यपाल पद का सृजन किया जाएगा। तो 1956 के अंदर राजस्थान में पहले राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति होते हैं गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, हाँ, गुरुमुख निहाल सिंह। देखो, ये राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो ये बनते हैं 1956 में राजस्थान के राजस्थान के राज्यपाल। तो अब 1956 में अभी आरएस में एक प्रश्न पूछा गया था कि इनको अपॉइंटमेंट कब किया गया, इनको नियुक्त कब किया गया, इनकी डेट क्या थी। तो देखो, ये अपना पद धारण करते हैं 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति वो 25 अक्टूबर 1956 को कर दी गई थी। तो यही डेट पूछी थी आरएस के अंदर, यही ऑप्शन था कि राजस्थान के अंदर जो पहला राज्यपाल था उसकी नियुक्ति कब की गई। तो देखो, नियुक्ति तो इसकी की गई थी 25 अक्टूबर 1956 को, लेकिन जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हो गया तो इस दिन इसने क्या किया, अपने पद को धारण किया। और ये अपने पद पर कब तक बने रहे, 1 नवंबर 1956 को तो इसने क्या किया, पद धारण किया, और 1962 तक अपने पद पर बने रहे। तो अब प्रश्न यह आ जाए कि राजस्थान में अभी तक जितने भी राज्यपाल बने हैं उनमें सबसे लंबी अवधि तक कार्यकाल भी किनका रहा, इन्हीं का रहा। तो ये 1962 तक अपने पद पर बने रहे। तो अब देखो, वर्तमान में राजस्थान में लगभग 40 के करीबन राज्यपाल बन चुके हैं, लेकिन सभी को अपने को नहीं पढ़ना है। अपने को जो मुख्य जो राज्यपाल के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से मुख्य होते हैं, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो थे पहले राज्यपाल। अब आते हैं कि ऐसा कौन सा राज्यपाल था कि जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो देखो, हमारे राजस्थान में अभी तक जितने भी राज्यपाल बने उनमें 4 राज्यपाल ऐसे थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रथम राज्यपाल था जिसकी पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो वो प्रथम राज्यपाल थे दरबारा सिंह। हाँ, दरबारा सिंह थे पहले राजस्थान के राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो इनका निधन कब हुआ था, 1998 में। कब हो गया था, 1998 में। अब आते हैं कि दूसरे नंबर के, तो दूसरे नंबर के राज्यपाल होते हैं डॉक्टर निर्मल चंद जैन। तो दूसरे नंबर के आते हैं डॉक्टर निर्मल चंद जैन। निर्मल चंद जैन। हाँ, इनका निधन हुआ 2003 को। कब हुआ, 2003 को। तो 2003 में ये राजस्थान के दूसरे राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, नंबर 3, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। हाँ, देखो, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, इनका भी निधन 2009 में पद पर रहते हो गया था। और नंबर 4 अंतिम आते हैं, अंतिम महिला है, अंतिम है श्रीमती परबा राव ठाकुर। हाँ, ठाकुर 2010 में। तो ये राजस्थान के 4 राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो दरबारा सिंह के बारे में प्रश्न पूछा गया, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से प्रश्न पूछा गया है। तो ये 4 राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए निधन हो गया था। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा या राज्य आपातकाल कब लगा। तो देखो, हमारे राजस्थान में अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अब देखो, इसको चाहे राष्ट्रपति शासन बोल दो, राज्य आपातकाल बोल दो या संवैधानिक संकट बोल दो, इसको राष्ट्रीय आपातकाल नहीं बोलेंगे क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में। तो राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां होती हैं। पहली तो होती है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अंदर है। दूसरा है राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 356 में, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में। तो जो अनुच्छेद 356 है इसका प्रयोग राष्ट्रपति राज्यों में करता है। कहां पर करता है, राज्यों के अंदर, राज्यों में करेगा। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यों में करेगा। कैसे करेगा, यदि किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को लिख करके सूचना भेज देगा
कि इस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। फिर राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल की घोषणा कर देगा, और राज्य आपातकाल की घोषणा कर देगा तो वहां की सरकार के जो कर्तव्य हैं, कार्यकारी कर्तव्य और विधायी कर्तव्य, वो राज्यपाल को सौंप देगा। तो उस राज्य का शासन कौन चलाएगा? राज्यपाल चलाएगा, लेकिन किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। तो ऐसी स्थिति राजस्थान में कितनी बार आई? 4 बार आई। देखो 4 बार के अंदर कब कब आती है? तो नंबर 1, पहली बार राजस्थान के अंदर राज्य आपातकाल कब लगा? 1967 में। तो प्रश्न पूछ लेते हैं कि जब 1967 में पहली बार राजस्थान में राज्य आपातकाल लगाया गया था तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद, हाँ, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये थे राजस्थान के राज्यपाल 1967 में। दूसरी बार कब लगा? दूसरी बार लगा राजस्थान के अंदर राज्यपाल शासन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, सॉरी, ये लगा 1977 में। और 1977 के अंदर राजस्थान के राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी, हाँ, ये थे राजस्थान के अंदर दूसरी बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राजस्थान के राज्यपाल। तीसरी बार कब लगा? तीसरी बार लगा 1980 में। कब लगाया गया? 1980 में। तो 1980 के अंदर राजस्थान के जो, मतलब राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक, रघुकुल, हाँ, तिलक, ये थे राजस्थान के राज्यपाल 1980 में। और तीसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लगा था 1992। और इस समय राजस्थान में राज्यपाल थे एम चेना रेड्डी। एम चेना रेड्डी, ये थे राजस्थान के राज्यपाल। तो ये 4 बार लगा और चारों बार राजस्थान के अंदर राज्यपाल ये व्यक्ति थे। चलो ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं तो वो राज्यपाल के बारे में पूछ लेते हैं कि राजस्थान में अभी तक कुल कितनी महिला राज्यपाल बनी। तो देखो राजस्थान में अभी तक 3 महिला राज्यपाल बन चुकी हैं। तो पहली महिला कौन बनी? तो पहली महिला का नंबर आता है वही श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो देखो 2004 के अंदर पहली महिला राज्यपाल बनती है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह, पूरा नाम है इसका श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब देखो 2004 में बनी और कब तक रही? 2007 तक। 2007 तक रही। 2007 में ये राज्यपाल पद से त्याग पत्र देकर के राष्ट्रपति बन गई। तो राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रश्न घुमा के पूछ लेगा कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जब राष्ट्रपति बनी तो उससे पहले कौन से पद पर थी? तो ये राजस्थान के राज्यपाल पद पर थी। तो पहली महिला राजस्थान की क्या बनी? राज्यपाल बनी। दूसरी कौन आती है? दूसरी वही श्रीमती परबा राव ठाकुर। श्रीमती परबा राव ठाकुर। परबा राव ठाकुर, हाँ। अब देखो ये बनती है कब? 2009 से लेकर के और 2010 तक, 1 साल के लिए, क्योंकि इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तीसरी महिला थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। श्रीमती मार्गरेट अल्वा, ये बनी 2012 से लेकर के और 2014 तक। तो ये थी राजस्थान की 3 महिला राज्यपाल। तो हाँ, अब इसके बारे में पूछ लेते हैं कि राजस्थान में जो राज्यपाल होता है उसका निवास स्थान को क्या बोलते हैं? तो उसके निवास स्थान को बोलते हैं राजभवन, जो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। लेकिन ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन राज्यपाल का निवास स्थान कहां पर है? माउंट आबू के अंदर है। माउंट आबू के अंदर क्या है? ग्रीष्मकालीन राजस्थान के राज्यपाल का निवास स्थान बनाया गया है। तो ये तो थे राजस्थान के कुछ मुख्य राज्यपाल। अब अगली जो मुख्य टॉपिक आता है वो पढ़ते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल को क्या क्या पावर दी गई है, क्या क्या शक्ति दी गई है, या क्या क्या कर्तव्य सौंपे गए हैं।
तो अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि राजस्थान के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो अब देखते हैं कि राज्यपाल की शक्तियों को वैसे तो देखा जाए तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, पहली शक्ति क्या होगी? राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। हाँ, अब देखो इसके अंदर राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है राज्यपाल की, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल किन किन पदाधिकारी, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्य के अंदर सबसे पावरफुल पद कौन सा होता है। सबसे पावरफुल पद तो होता है मुख्यमंत्री का। किसका होता है? मुख्यमंत्री का। वैसे यदि संविधान के अनुसार देखें कि राज्य का जो विधिक प्रमुख कौन होगा संविधान के अनुसार, तो विधिक प्रमुख तो राज्यपाल ही होगा। लेकिन राज्यपाल जो राज्य की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका की शक्तियां हैं, उनका प्रयोग किसकी सलाह से करता है? राज्य की मंत्री परिषद की सलाह से। और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति में आते हैं कि कुछ पदाधिकारियों की नियुक्त करने की शक्ति, कि राज्य मतलब जो किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है वो किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो इस शक्ति के अंदर जो पहली शक्ति आती है, नंबर 1, राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, हाँ, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल है 164, आर्टिकल है 164। अब देखो किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये बताता है संविधान का अनुच्छेद 164। तो आर्टिकल 164 में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी राज्यपाल मतलब किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो क्या राज्यपाल उसके मन में आएगी उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर देगा? क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर क्या बता रखा है कि राज्यपाल राज्य की जो विधानसभा होती है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। तो जैसे हमारे राजस्थान का उदाहरण ले कि राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। अब इन 200 सीटों से यदि विधानसभा का चुनाव कितने साल में होता है? 5 साल में एक बार। अब विधानसभा का जब चुनाव होता है तो राजस्थान में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट देकर के चुनाव लड़वाती हैं। किसी को टिकट नहीं मिले तो वो निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है। तो कितनी सीटों पर चुनाव होता है? 200 सीटों पर। 200 सीटों पर चुनाव होने के बाद यदि किसी भी पार्टी को 101 या इससे अधिक सीटें मिल जाती हैं तो उसी पार्टी के नेता को, लीडर को क्या बनाता है? मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अब ये पार्टी का नेता किसके द्वारा बनाया जाता है? ये पार्टी का नेता इन विधायकों के द्वारा ही बनाया जाता है, विधायकों के द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। तो सबसे पहले जब राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो पार्टी क्या करती है? अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करती है। फिर जब विधायक दल का नेता बन जाता है उसी नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करेगा और फिर उसको पद की शपथ भी कौन दिलाएगा? राज्यपाल ही दिलाएगा। तो ऐसे क्या होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। लेकिन कई बार हो जाता है कि किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले। जैसे राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव हुआ, किसी पार्टी को मिल गई 90 सीटें, किसी को मिल गई 70 सीटें, किसी को मिल गई 20, 5, 2, 1, ऐसे रिजल्ट आ गया विधानसभा का। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो संविधान में साफ लिखा हुआ है कि बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, अल्पमत का कोई भी नेता मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो बहुमत तो किसी पार्टी के पास नहीं आया। तो अब ऐसी कंडीशन में राज्यपाल के पास ऑप्शन होता है, फिर वो अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा? देखो, सबसे पहले जो ये सबसे ज्यादा सीटें जिस भी पार्टी के पास आई है, इस पार्टी के नेता के पास जाएगा और इसको कहेगा कि आपको मुख्यमंत्री पद पर तो नियुक्त कर देंगे, लेकिन इसके एक कंडीशन लगा देगा, शर्त लगा देगा। शर्त क्या होगी? कि शर्त ये होगी कि इस पार्टी के नेता को 1 महीने के अंदर विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना होगा। अब देखो, संविधान में बहुमत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ विश्वास मत। विश्वास मत का मतलब ये है कि जितने सदस्य हैं उनके आधे से ज्यादा सदस्य, विधानसभा में कुल सदस्यों के आधे से ज्यादा सदस्य
इस पार्टी का समर्थन करते हो कि इस पार्टी का नेता ही मुख्यमंत्री रहेगा, तो फिर उस व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो 90 वाले को क्या है कि 90 सीटें तो हैं इसके पास, अब इसको कितनी चाहिए, 11 सीटें। अब 11 विधायक इनको और चाहिए, तो अब ये इन छोटे छोटे दल से संपर्क करेगा और संपर्क करके इनसे विनती करेगा कि आप मेरा मुख्यमंत्री बनने के लिए आप मेरा समर्थन कीजिए। और यदि ये व्यक्ति इनके मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन कर देते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ये विश्वास मत हासिल कर लेता है, तो फिर ये पार्टी का नेता क्या रहेगा, राज्य का मुख्यमंत्री रहेगा। और माना कि ये व्यक्ति 1 महीने के अंदर विश्वास मत हासिल नहीं करता है, तो फिर राज्यपाल करेगा क्या, तो सबसे पहले तो इससे त्यागपत्र मांगेगा, इस्तीफा मांगेगा। और इसके इस्तीफा लेने के बाद अब दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के नेता को कहेगा कि आपके भी वही शर्त होगी, मुख्यमंत्री पद पर तो नियुक्त कर, लेकिन इसके भी क्या शर्त होगी, 1 महीने के अंदर विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना होगा। फिर यदि ये विश्वास मत हासिल कर लेता है तो इस पार्टी का नेता रहेगा मुख्यमंत्री। फिर यदि ये भी नहीं करता है तो फिर क्या करता है कि वो गठबंधन, मतलब राज्यपाल ये बोलता है कि 2 या 2 से दल अधिक मिलकर के क्या बना ले, गठबंधन कर ले। तो यदि 2-3 दल मिलकर के गठबंधन कर लेते हैं तो फिर वो गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। फिर यदि गठबंधन का नेता भी कोई विश्वास मत हासिल नहीं कर सकता तो राज्यपाल फिर उस विधानसभा को ही भंग कर देगा और नई विधानसभा के चुनाव की घोषणा करेगा। तो ऐसे क्या होता है, मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति की जाती है। देखो, जब भी सरकार बनती है किसी भी राज्य के अंदर तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, उसके बाद में ही राज्य के सभी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य में भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। तो सभी मंत्रियों की नियुक्ति भी फिर किसके कैसे करेगा, राज्यपाल करे तो राज्यपाल ही सभी मंत्रियों की नियुक्ति, लेकिन किसकी सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से। अब मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति का नाम तय करेगा, राज्यपाल उसी को मंत्री पद पर नियुक्त करेगा। तो देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा तो किसी की सलाह नहीं लेगा, सिर्फ ये देखेगा विधानसभा में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विश्वास मत हासिल कर सके, तो उसको मुख्यमंत्री बनाएगा। फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो ये मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 164 में। तो ये तो होती है सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कार्यकारी शक्ति के अंदर फर्स्ट। अब आता है कि भाई नंबर 2 कि और दूसरे किस किस की नियुक्ति करता है और कौन सा संवैधानिक पद है जिस पर राज्यपाल नियुक्त करेगा। तो राज्य के अंदर देखते हैं, राज्य का महाधिवक्ता नंबर 2 पे आएगा, राज्य का महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। हाँ, तो महाधिवक्ता की भी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 165। अब देखो, संविधान के अनुच्छेद 165 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उस राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। तो ये महाधिवक्ता की नियुक्ति भी किसकी सलाह से करेगा, राज्य की मंत्री परिषद की सलाह से। अब देखो, महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा। लेकिन अब आता है कि जब महाधिवक्ता पद पर यदि कोई व्यक्ति नियुक्त हो जाता है तो इसका कार्यकाल कितना होता है महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता का कार्यकाल देखो, संविधान में इसके कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, सीधा बता रखा है कि जो महाधिवक्ता होगा वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा। तो इसका अर्थ ये होता है, प्रसाद पर्यंत शब्द का अर्थ होता है कि महाधिवक्ता पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति जब तक अपने पद पर रहेगा जब तक राज्यपाल चाहेगा। तो राज्यपाल चाहने का अर्थ क्या होता है, राज्य की मंत्री परिषद जब तक ये संतुष्ट है इससे, तब तक ही कोई व्यक्ति महाधिवक्ता पद पर नियुक्त हो सकता है। तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है कि महाधिवक्ता का निश्चित कार्यकाल क्या होगा। राज्यपाल इसको 5 वर्ष भी रख सकता है, 4 वर्ष भी रख सकता है, 2 वर्ष भी, बीच में भी इसका मतलब इससे त्यागपत्र मांग सकता है। तो ऐसे महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 165 में। हाँ, अब आगे चलते हैं कि और तीसरे नंबर पर जो कार्यकारी शक्ति आती है वो किसकी आती है। अब देखो, राजस्थान के अंदर जो विभिन्न आयोग हैं, तो राजस्थान का निर्वाचन आयोग है, अपना टॉपिक अलग से है, पढ़ेंगे उसको पूरा बताएंगे। तो निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में राजस्थान में जो आरपीएस है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसके अंदर 8 सदस्य हैं, एक तो अध्यक्ष होता है और 7 सहायक सदस्य। सभी की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा।
राज्य के मानव अधिकार आयोग है उसके सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य के अंदर जो सूचना आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल ही। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम बना जिसके तहत राजस्थान में एक लोकायुक्त होता है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। तो राजस्थान के जो विभिन्न आयोग हैं उन आयोगों के जितने भी सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो ये भी राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के अंदर ही आता है। इसके बाद में आता है कि कार्यकारी शक्तियों को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे राजस्थान के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं तो विश्वविद्यालय भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित और एक राज्य सरकार के द्वारा स्थापित। तो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित राजस्थान में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। तो ये भी राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति में ही आएगी। तो अब इसके बाद में देखेंगे आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्यकारी शक्ति के अंदर, तो वो आता है आर्टिकल 175, अनुच्छेद 175। हाँ अब देखो आर्टिकल 175 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर जो राज्यपाल होता है तो राज्य की विधानमंडल, तो विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों को संबोधित करता है। तो दोनों सदनों को संबोधित करने की शक्ति भी किसके पास है? राज्यपाल के। चाहे विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब होता है दो सदन, कौन कौन से? एक तो विधानसभा और विधान परिषद। तो दोनों सदनों को संबोधित करने की पावर भी आर्टिकल 175 किसको देता है? राज्यपाल को ही देता है। और आर्टिकल 175(2) इसमें कहा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल में कोई भी संदेश भेज सकता है, मैसेज भेज सकता है। तो आर्टिकल 175 में तो है संबोधित करने की शक्ति, संबोधित करने की शक्ति, संबोधित करता है। और 175(2) के अंदर क्या है? क्लोज 2 के अंदर क्या है? सदन में संदेश भेज सकता है, सदन में संदेश भेज सकता है। तो संदेश भेजने का पावर भी किसमें है? आर्टिकल 175 में। ये भी राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के अंदर ही आता है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 176। हाँ अब देखो ये भी मोस्ट है, अनुच्छेद 176। इसके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 176 क्या कहता है? आर्टिकल 176 प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, आर्टिकल 176 कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य की विधानमंडल को, विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल में अभिभाषण पढ़ेगा, अभिभाषण पढ़ेगा। हाँ अब देखो सीधा लिखा हुआ है कि राज्यपाल का अभिभाषण कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 176 में। अब देखो ये अभिभाषण होता क्या है? तो सबसे पहले भाषण व अभिभाषण का अर्थ क्या होता है कि भाषण और अभिभाषण में अंतर क्या होता है? भाषण का मतलब तो होता है कि व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बोलता है, स्वेच्छा से पढ़ता है, उसको बोलते हैं भाषण। और अभिभाषण का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिखे हुए विचारों को प्रकट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? अभिभाषण। तो इसमें राज्यपाल का भाषण नहीं है, क्या है? अभिभाषण है। तो अभिभाषण इसका मतलब है कि ये राज्यपाल का नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा तैयार किया जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि राज्यपाल का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये राज्य की मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, मंत्री परिषद। तो राज्य की मंत्री परिषद राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करती है। अभी अभिभाषण होता क्या है कि देखो राज्यपाल करता क्या है कि प्रत्येक वर्ष के अंदर तो राज्य की विधानसभा और विधान परिषद, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो दोनों, और किसी राज्य में विधानसभा तो सभी राज्यों में, और किसी राज्य में विधान परिषद भी है, तो दोनों सदनों का प्रतिवर्ष में क्या होता है? सत्र होता है। तो किसी भी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के कम से कम 2 सत्र तो अवश्य होंगे और अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो किसी भी राज्य के अंदर उस राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा है, तो विधानसभा के प्रथम सत्र में, हाँ अब देखो विधानसभा के एक वर्ष के अंदर कितने सत्र होंगे? कम से कम 2 सत्र अवश्य होंगे। अब वो पहला सत्र कभी भी शुरू हो सकता है, जनवरी से भी, फरवरी से भी, जब राज्यपाल चाहे विधानसभा का सत्र बुला सकता है। तो एक वर्ष में 2 सत्र तो अवश्य बुलाएगा, अधिक कितने भी बुला लेगा। दोनों सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। जब किसी राज्य की विधानसभा का वर्ष का जो पहला सत्र होता है, उस वर्ष के पहले सत्र के अंदर राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ता है
और वो अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राज्य की मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। अभिभाषण में होता क्या है? मंत्री परिषद की नीतियां होती हैं, उसकी पॉलिसी होती है, और वो पढ़ करने के लिए कौन जाता है उस सदन के अंदर? राज्यपाल जाता है। और यदि विधान परिषद भी है तो विधान परिषद के भी प्रथम सत्र में राज्यपाल क्या करेगा? अपना अभिभाषण पढ़ेगा। तो सीधा पूछ लेते कि राज्यपाल का अभिभाषण कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 176 के अंदर है। इसके बाद जो अगली जो कार्यकारी शक्ति आती है वो आती है आर्टिकल 166, अनुच्छेद 166। तो आर्टिकल 166 क्या कहता है कि राज्य के सभी कार्यकारी कर्तव्य या कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। तो अब देखो, राज्य की सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उसको लागू करती है, तो उसका नोटिफिकेशन कौन निकालता है? राज्यपाल निकालता है। उसकी अधिसूचना जारी कौन करता है? राज्यपाल ही जारी करता है। तो राज्य के सभी कार्यकारी कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। तो ये राज्यपाल की क्या थी? कुछ कार्यकारी शक्ति थी। अब इसके बाद में देखते हैं कि राज्यपाल की विधायी शक्ति। हाँ, अब देखो, कल शुरू करते हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति।